आवाज नहीं आनी चाहिए, नहीं ये होमवर्क में क्लियर। पेन ड्रॉप साइलेंस, मम्मी की कसम होमवर्क भी रहता है, खतरों से चलना है तो नेट वांटेड कोड देखा है, इसमें एंगल प्रोजेक्शन बताया है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन लिखा है, रेंज लिखा है, और रेंज लिखा है, रेंज पूरा सही से लिखता है। ये जीरो क्यों कर दिया है? जीरो क्यों किया है? अरे तो मिनिमम जीरो कहाँ है? ये है ना, इसको लिखा है खुद। अरे तो पर ये इसके नीचे लिखा तो रेंज गलत लिख रहा है, कट कर। याद रखो बेटा, नोट्स पहले प्रॉपर्ली सही से लिखा करो, कोई भी कुछ भी अपने हिसाब से लिख रहा है। वो रेंज दिया था ना आपने, इतना जल्दी नहीं है आपके क्लास से भागने का कि आधे उधर नोट्स कंप्लीट करके भागो। चलिए अभी नेक्स्ट लिखो एंगल ऑफ रिपोज। हो गया। और इस एंगल ऑफ रिपोज पे हमने न्यूमेरिकल किया था क्या? देखिए क्वेश्चन लिखेंगे, if a coefficient of friction between an insect and a hemispherical bowl is mu, and the radius of the bowl is r, and the radius of the bowl is r. Capital or small? And the radius of the bowl is small r. Find the maximum height. To which the insect can crawl up in the bowl. Insect can crawl up in the bowl. Insect can crawl up in the bowl. क्लियर है? अब सबसे पहले हमने एक चीज पढ़ा था, इस क्वेश्चन को ध्यान से हम समझते हैं।
तरीके से हेमिस्फेरिकल बाउल दिया हुआ है, ये इसका सेंटर है। सब लोग ध्यान से सुनेंगे, कोई इधर उधर कुछ करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे ये पहुंच गई, यहाँ पे ये प्यारा सा इंसेक्ट जो है यहाँ तक पहुंचा है। इसके ऊपर जाने की इसकी औकात नहीं, इसके ऊपर नहीं जा पा रहा, यहीं तक जाके वो जो है रुक गया है। क्लियर? ये है रेडियस हमारे आर, ये भी रेडियस क्या है हमारे बेसिकली आर, और ये एंगल बन गया है यहाँ। अब ये इंसेक्ट यहाँ रुका हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, ये रहा इसका वेट लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वेट हमेशा लगता है वर्टिकली, वेट हमेशा लगता है वर्टिकली, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा लगता है अलोंग दी सरफेस। कैसे लगता है, कैसे लगता है, फ्रिक्शन हमेशा कैसे लगेगा, अलोंग दी सरफेस। तो ये जो इंसेक्ट है प्यारा सा, वो अब क्या होगा, बेसिकली ऊपर जाएगा तो एक्चुअली में ये नीचे की तरफ स्किड होने लगेगा, ये नीचे की तरफ स्किड होने लगेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स किस तरफ लग रहा होगा इसको स्किड होने से रोकने के लिए, कौन सी तरफ लगेगा, आया ना, तो टेंजेंशियली फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ। और हम मैक्स टू मैक्स हाइट की बात कर रहे हैं कि भाई मैक्स टू मैक्स कितनी हाइट तक जाएगा, तो ये फ्रिक्शन भी क्या लग रहा होगा उसको रोकने के लिए। अब इसके ऊपर गया तो इसको फ्रिक्शन भी रोक नहीं सकता, फिर ये नीचे की तरफ बढ़िया तरीके से स्किड होते हुए गिरेगा। क्लियर हो गया है? अब हमारे को यहाँ तक ये दो फोर्स दिखे, तो अगर मुझे इंसेक्ट को यहीं पे रोकना है तो ऑब्वियसली इसके वेट का जो कंपोनेंट आ रहा है वो बैलेंस होना चाहिए किससे, वेट का जो कंपोनेंट आ रहा है वो किससे बैलेंस होना चाहिए, ये रही लाइन। ये दिख रही है आपको लाइन, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी सॉर्टेड है लाइन। जिसके साथ एंगल बने वो कौन सा कंपोनेंट, आवाज नहीं आ रही है, ये परपेंडिकुलरली जाएंगे तो अब हम एकदम बढ़िया तरीके से समझ चुके हैं कि यहाँ पर अगर इस ब्लॉक को, इस इंसेक्ट को रुके रहना है तो इसका mg sin थीटा उसको नीचे की तरफ खींच रहा है और उसका फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ रोक के तो कैन वी से दैट इंसेक्ट अगर रेस्ट पे है इसका मतलब क्या है, इंसेक्ट अगर रेस्ट पे है इसका मतलब क्या होगा कि जो नेट फोर्स लगने वाला है वो 0 होगा, इसके अलोंग टेंजेंशियल टू द कॉन्टेक्ट सरफेस, कॉन्टेक्ट सरफेस के टेंजेंशियली देखेंगे तो नेट फोर्स 0 है, तो जितना फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है उतना ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। अरे आएगा तो फ्रिक्शन फोर्स को हम क्या बोलते हैं, म्यू इंटू स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स म्यू एस इंटू एन इक्वल टू एम जी साइन थीटा। अब यहाँ कांटेक्ट की वजह से आएगा बढ़िया सा नॉर्मल रिएक्शन, वाई डायरेक्शन में भी इधर भी वो मूव नहीं कर रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन को भी हम क्या बोल सकते हैं, एन इक्वल टू सॉर्टेड है लाइफ। अब इस एन को प्यार से यहाँ पे हम चिपका सकते हैं, तो mg से mg कैंसल, तो म्यू एस इक्वल टू बराबर हो गया है। अब हमारे आंसर में थीटा दिया हुआ, तो इस tan थीटा को हम कैसे भी करके हमें फाइंड करना है, हमें तो निकालना है मैक्सिमम हाइट। क्या निकालना है हमें, तो मैक्सिमम हाइट बेसिकली क्या हुई, ये देखो ये वाली हाइट आपकी मैक्सिमम हाइट है, अरे है ना। तो हमने डायग्राम को देखा, इस ट्रिग्नोमेट्री से हम tan थीटा निकालने की कोशिश करते हैं। ये रहा थीटा, ये भी रेडियस आर है और ये भी यहाँ से यहाँ तक की रेडियस आर है, बरोबर है। ये वो बाउल का शेप हो गया इस तरह से। क्या करते हैं, यहाँ से बढ़िया सा परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। क्या हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ, ये 90 डिग्री आया, तो ये जो हाइट होगी ये हाइट हमारी क्या है, h, और यही h की वैल्यू हमें निकालनी है। तो अब आपको शांति से क्या सोचना है, पहले tan थीटा निकाल देते हैं। तो अगर ये r है तो ये कितना होगा बताओ, 8
ये कितना होगा यहाँ से यहाँ तक? ये पूरा R है, R में से H माइनस किया तो R माइनस H, बरोबर। ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है, परपेंडिकुलर चाहिए क्योंकि tan थीटा जो होता है वो होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट है हमारे पास, अपोजिट चाहिए तो कैसे मिलेगा? अंडर रूट ऑफ हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस एडजेसेंट का स्क्वायर, बरोबर लिख दिया मैंने ट्रिग्नोमेट्री में। तो क्या आ गया? tan थीटा का वैल्यू क्या है तुम्हारा? म्यू इक्वल टू tan थीटा को प्यार से लिखो, अपोजिट है अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस r माइनस h का होल स्क्वायर अपॉन r माइनस h। इसका स्क्वायर रूट मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हटाना है, तो क्या करूं बताओ? दोनों साइड का होल स्क्वायर कर दूं। स्क्वायर रूट हटाने के लिए मुझे h निकालना है। अब आपको आपकी बुद्धि चला के इसको इक्वेशन को सॉल्व करके वहां से h निकालना है, ठीक है? तो मैंने क्या किया? स्क्वायर रूट दिख रहा है, उसको हटाने के लिए दोनों तरफ, तो इधर क्या आ गया? म्यू स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर माइनस r माइनस h का होल स्क्वायर अपॉन r माइनस h का होल स्क्वायर। एक काम करो ना यार, इसको सेपरेट कर दो। क्या कर दो? सेपरेट। इसको आप क्या कर दो? सेपरेट। तो होगा क्या? म्यू स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर अपॉन r माइनस h का होल स्क्वायर माइनस r माइनस h का होल स्क्वायर अपॉन r माइनस h का होल स्क्वायर, बरोबर है? इससे ये कैंसल आया क्या? म्यू स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर अपॉन r माइनस h का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है? तो यहाँ से क्या मिला मुझे? म्यू स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर अपॉन r माइनस h का स्क्वायर माइनस 1, तो r स्क्वायर अपॉन r माइनस h का स्क्वायर इक्वल टू म्यू स्क्वायर प्लस 1। सॉर्टेड है। आपको क्या चाहिए? h। तो यार एक काम करते, दोनों साइड का क्या कर देते हैं? स्क्वायर रूट। क्या कर लेते दोनों साइड का? तो बचा क्या? r अपॉन r माइनस h का इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस। आपको n चाहिए। एक तरीका तो क्या हो? क्रॉस मल्टीप्लाई करो। दूसरा तरीका वापस इसको क्या कर दो? रेसिप्रोकल कर दो। r माइनस h अपॉन r इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको बाकी से क्या कर दो? सेपरेट करके, और 1 अपॉन h बाय r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, या फिर यहाँ पे भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? अगर जिसको ऐसे उल्टा सीधा नहीं करना है कि सर मेरे को तो गरीब आदमी हूँ, सीधा सीधा चाहिए, ये दे, ठीक है? अब यहाँ पे क्या आ गया? ये r इक्वल टू r अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1 माइनस h अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1, बरोबर है यहाँ तक? तो अभी क्या होगा देखो, इसको जब सॉल्व किया, इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा, तो h इक्वल टू क्या आ रहा है? r कॉमन बाहर निकल गया, तो म्यू स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस, ठीक है? क्लियर हो गया है? ये कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, लिख दो फटाफट। म्यू का वैल्यू नहीं, म्यू के टर्म में आंसर रखना है। ये आ गया ना म्यू के टर्म में? अरे समझा कि नहीं?
Upon R minus is to अगर वो बॉडी क्रॉल अप करना है तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ ही कैसे नीचे जाना है साइड जिस पॉइंट पे जाए उसके बाद में उसकी टेंडेंसी होगी कि वो नीचे को हाथ नीचे की तरफ स्किड कर सकता है। आप ऊपर चलते हो तो आपकी टेंडेंसी किधर होती है बॉडी के स्किड होने की, नीचे की तरफ। क्रॉल अप होकर यहाँ तक पहुंचा, उसका वेट उसको नीचे की तरफ पुश कर रहा है और फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा होगा, जब नीचे की तरफ आने के टेंडेंसी मैक्सिमम हाइट बोला ना इसलिए। तो भाई वो पॉइंट जहाँ आके आप उसके ऊपर आप नहीं जा पा रहे, उसके ऊपर जाओगे तो आपका वेट आपको नीचे खींच देगा, तो आपकी टेंडेंसी किधर होगी नीचे आने की। कैसे नीचे लगेगा भाई, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, अपोजिंग फोर्स तो नीचे लगेगा तो और पार्ट जाएगा। नीचे लगेगा तो फिर ठीक है। बॉडी जो है वो क्या कर रहा है, उसको मोशन को अपोज कर रहा है। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कैलकुलेशन था पे, लेकिन देखो कॉन्सेप्चुअली क्लियर है। बैक साइड पे आके इंसेक्ट रेस्ट पे आ गया, तो रेस्ट पे आने के बाद में उसका वेट लग रहा है नीचे, तो वेट को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। वो पता नहीं
सॉल्विंग आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, है ना। या आप उसको यहाँ से कैसे इसको सिंप्लीफाई करके लाना वो आपका है, ठीक है। ऑप्शंस कैसे दिया पर अभी आपको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा ना, वो तो भी ऑप्शन भी यहाँ तो इसके आगे आगे पीछे होगा और क्या। अब आप मुझे बताओ, इसको आप अपने हिसाब से कर सकते हो। आपको चाहिए कि सर मैं ऐसे नहीं, मेरे को क्योंकि यहाँ है इधर भी था तो इसलिए मैंने दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दिया और उसको सिंप्लीफाई कर दिया और एक तरफ एच लेके आया। नोट लिखा हुआ है अभी तक ध्यान रखना दिमाग में। ये मत सोचो कि मैं भूल गया, जगह नहीं है इसकी। अगर आपको चाहिए एक्स्ट्रा तो दे देता हूँ, फिर शांति से बैठो उसको समझने की कोशिश करो। चलिए यहाँ पे क्लैरिटी आ गई है। तो हमारे टोटल मिला के कितने केस हुए, अगर हमने केस वाइज लिखा कैसे? तो हम लोगों ने एंगल ऑफ रिपोर्ट देख लिया है। हम लोगों ने स्टार्टिंग के अंदर जो है रफ सरफेस और वो देख लिया, उस पर टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला बना दिया है हम लोगों ने। क्या लिखता है ना, तुझे पता है, आधा अधूरा। तो कहाँ है डायग्राम? क्वेश्चन जब मैं सॉल्व करता हूँ तो पूरा लिखा करना, आधा अधूरा ही लिखा हुआ है। तो डायग्राम क्यों नहीं बनाता है? डायग्राम से तो समझ में आता है। फ्री बॉडी डायग्राम इसमें भी बनाया होगा। फिर जो चीज जहाँ पे जो जरूरत है वो तो बनाएगा कि नहीं बनाएगा? चलिए एंगल ऑफ रिपोज एक बार वापस से बता देता हूँ, ठीक है। एंगल ऑफ रिपोज का मतलब क्या था, हमने देखा था कि अगर किसी भी ब्लॉक को हमने किस पे रखा है, इंक्लाइन प्लेन पे। किस पे रखा है हमने? इंक्लाइन प्लेन पे। अब जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को बढ़ाते जाऊंगा, ब्लॉक के गिरने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। तो वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जिसपे ब्लॉक क्या हो, जस्ट स्टार्ट टू स्लाइड, मतलब जिस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे ब्लॉक के गिरने की टेंडेंसी आ जाए, ब्लॉक के स्लाइड होने की टेंडेंसी आ जाए, उस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को भी हम क्या बोलते हैं? ठीक है। जिस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे ब्लॉक के गिरने की टेंडेंसी आ जाए, उस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को ही हम क्या बोलते हैं? कोई कंफ्यूजन के अंदर क्लैरिटी आती है? जिस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे ब्लॉक की क्या है, गिरने की टेंडेंसी आ जाए, स्लाइड होने की टेंडेंसी आ जाए,
उस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। क्लैरिटी आ गई यहाँ तक? तो अब जहाँ तक क्लियर कट हमें समझ में आ गया है कि भाई इस एंगल पे ये ब्लॉक क्या कर सकता है? स्लाइड हो सकता है, गिर सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा? वेट का कंपोनेंट लग रहा था mc sin थीटा along the inclined plane। इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा? ऊपर की तरफ। तो हमने बोला ना जस्ट स्लाइड वर्ड यूज किया। क्या यूज किया? जस्ट स्लाइड वर्ड जब भी यूज करें तो एक्सेलरेशन जीरो और फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा? मैक्सिमम। क्या लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स। तो ये फ्रिक्शन फोर्स कौन सा लग रहा है? तेरे लिए बता रहा हूँ मैं। तूने बोला था एंगल ऑफ रिपोर्स, इन सब ने पढ़ा है और तेरे ही ध्यान नहीं। पूरी क्लास का टाइम वेस्ट हो रहा है। आपके लिए बता रहा हूँ और आप ही बोर्ड पे नहीं देख रहे। लिख लो फिर बोलते क्यों? एक बच्चे के लिए मैं पूरी क्लास को बता रहा हूँ और आप ही का ध्यान नहीं। बिना ध्यान दिए नहीं समझते आज चीजें। जब लोग पूछा कि एंगल ऑफ रिपोर्स बताओ, मैं बता भी रहा हूँ पर खुद ही ध्यान नहीं दे रही। तो वो लिखना ही था, वो लिख ले फिर, खत्म बात। लिखना इंपॉर्टेंट है, समझना इंपॉर्टेंट। आपने बोला मुझे कि नहीं बोला है और आपका ध्यान नहीं है। हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट। ये हमारा हो गया है कवर यहाँ तक। टू ब्लॉक सिस्टम। नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारा? टू ब्लॉक सिस्टम। और बिना एफर्ट लिए चीजें नहीं समझती। 2 दिन आप नहीं आए फिर भी मैं क्लास का टाइम वेस्ट करके समझा और आप ही समझ नहीं रहे। और आपने पूछा तो बता रहा हूँ। टू ब्लॉक सिस्टम। ये टू ब्लॉक सिस्टम क्या है इसको हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर हम एक ब्लॉक के ऊपर जो है टू ब्लॉक सिस्टम भी बोलते हैं इसको। दूसरा एक और क्या बोल सकते हैं इसको? ब्लॉक ओवर ब्लॉक। एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक। बड़ा फेमस टाइप के क्वेश्चन इस पे हमारे बनते हैं, ठीक है ना। आपको बहुत सारे क्वेश्चन पे दिखेंगे, ठीक है। एक ब्लॉक के ऊपर क्या रखा हुआ है? दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है। उस केस में हमें उन ब्लॉक्स का क्या फाइंड करना होता है? एक्सेलरेशन। उस केस में हमें ब्लॉक पे कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। फिर एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताऊंगा, स्टेप्स लिखूंगा मैं, आपको हमेशा वही सारे स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन को हम ट्राई करेंगे, तो वहां से हम स्टेप्स लिखेंगे इसके अंदर, ठीक है, और वो स्टेप्स को हम एग्जैक्टली फॉलो करेंगे। चलिए लिखो क्वेश्चन। कैलकुलेट ब्लॉक ओवर ब्लॉक सिस्टम है। एक क्वेश्चन के थ्रू मैं इसके सारे स्टेप्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक and the force of friction between them, ये सरफेस हमारा स्मूथ सरफेस है। ऊपर ही लगाई कि नीचे भी लगाई? इस पे दिख रहा है वो 5 kg से लग रहा है। उसके बाद में 5 kg और 10 kg के बीच में म्यू का वैल्यू जो है वो 0.4 किया, मतलब 5। और ये हमारे दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो सरफेस है वो कौन सा है? रफ है।
और उसी रफ सरफेस की वजह से जो है फ्रिक्शन फोर्स कितना आ रहा है वो हमें फाइंड करना है। चलिए सबसे पहला अब देखिए क्या हो सकता है, यहाँ क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हम 5 kg के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो पहली पॉसिबिलिटी होगी कि शायद ऐसा हो कि ये दोनों ब्लॉक साथ साथ में मूव करें। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है शायद ऐसा हो सकता है कि 5 kg मूव करें, 10 kg भी मूव करें, लेकिन उनका एक्सेलरेशन क्या होगा, अलग अलग। क्योंकि यहाँ 10 kg के मूव करने की पॉसिबिलिटी क्यों है, क्योंकि नीचे सर्फेस स्मूथ है। अगर नीचे सरफेस रफ होता तो शायद ये पॉसिबिलिटी हो सकती थी सिर्फ 5 kg मूव करे, 10 kg मूव ही ना। क्लियर है? तो काफी अनसर्टेनिटी है यहाँ, अभी समझ में नहीं आ रहा है कौन साथ में मूव करेगा, कौन अलग अलग मूव करेगा, क्या दोनों का एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में होगा या एक्सेलरेशन भी अलग अलग डायरेक्शन में होगा। तो हम लोगों ने इसमें कुछ सर्टेन स्टेप्स है जिसको हमें फॉलो करना है। तो पहला हम एक बेसिक असम्पशन ये लेके चलते हैं कि हम मानते हैं कि ये दोनों ब्लॉक क्या करेंगे, साथ में मूव करेंगे। क्या करेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे वो आगे जाके क्लियर हो जाएगा, लेकिन हमें पहले क्वेश्चन को शुरुआत क्या करनी है कि हम ये मान के चलेंगे कि दोनों ब्लॉक। तो स्टेप 1 क्या है, assume that both block move together with common acceleration। क्लियर है? ये हमारा पहला। तो अब इन दोनों ब्लॉक को हमें एक सिंगल सिस्टम की तरह ट्रीट करते हुए साथ में मूव करवाना है। तो ये एक बॉडी की तरह ट्रीट हो गया यार अभी तो। अब ये क्या बन गए, क्योंकि दोनों जब साथ में मूव कर रहे हैं तो एक बिकम अ सिंगल सिस्टम। जब आप एक साथ देख रहे हो, एक सिंगल सिस्टम की तरह उसको ट्रीट करवा रहे हो, तो उनके बीच में लगने वाले फोर्सेस को हमें काउंट करने की जरूरत नहीं है। जैसे इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। अब क्या बन गया, इंटरनल। इसके अलावा कौन सा लग रहा है, नॉर्मल। क्या बन गया। तो जब भी पूरे को सिंगल सिस्टम की तरह ट्रीट करते हो तो उनके बीच में लगने वाले फोर्स अंदर, उन दोनों दो बॉडी दो ऑब्जेक्ट एक ही सिस्टम के दो पार्ट हैं, उन पार्ट्स के बीच में लगने वाले फोर्सेस को काउंट नहीं करते। जैसे टेंशन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, उनको काउंट करने की जरूरत नहीं है। तो अब ये सिंगल सिस्टम हो गया, एक यूनिट की तरह चल रहा है। अब ये पूरे यूनिट पे फोर्स कौन सा लग रहा है, 50 न्यूटन। क्या इस पूरे यूनिट ने, ग्राउंड ने कोई फोर्स लगाया क्या? हाँ, इन दोनों के बीच में लगा होगा, लेकिन ये क्या हो रहा है, बॉडी का ही एक पार्ट बॉडी के दूसरे पार्ट पे लगा रहा है, तो वो क्या होगा, इसको लेने की जरूरत नहीं। तो एक्सेलरेशन निकालते, कॉमन एक्सेलरेशन। तो देखते हैं वो होगा क्या, नेट फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। अरे हाँ यार, अब ये बॉडी मूव किधर कर रही है, एक्स में मूव कर रही होगी, तो फोर्सेस भी कौन से देखने के, वाई में लगने वाले फोर्स, इसका वेट, ग्राउंड के कांटेक्ट में जैसे नॉर्मल रिएक्शन वो किधर है, वाई डायरेक्शन। पर हमारे को देखने की जरूरत नहीं है, जब हमारी बॉडी एक्स में मूव कर रही है तो फोर्सेस भी कौन से लेंगे, एक्स में एक ही फोर्स लग रहा है, वो कौन सा है, डिवाइड बाय टोटल मास कितना है, 3। क्लियर है यहाँ तक, पहला स्टेप क्लियर हो गया। अब हमारा दूसरा स्टेप है इसके अंदर, स्टेप नंबर 2। अब ये जो दोनों ब्लॉक हम मान के चल रहे हैं कि साथ साथ में मूव करेंगे, अब एक्चुअली में वो साथ में मूव करेंगे या नहीं करेंगे, उसके लिए इनके बीच में लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स का रोल बहुत है। अगर यहाँ फ्रिक्शन कम हुआ तो शायद वो दोनों साथ में मूव करने वाले नहीं है। तो अब ये दोनों साथ में मूव करेंगे या नहीं, इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स। तो स्टेप 2 में अब क्या फाइंड करेंगे, फाइंड रिक्वायर्ड
friction force between the blocks so that blocks can move together. क्लियर हो गया? अब ये दोनों ब्लॉक जो है वो साथ साथ में मूव करे। यहाँ तक क्लैरिटी आ गई? तो अब हमारे को निकालना है वो इंटरनल फोर्स। अगर ये सिंगल सिस्टम की तरह ट्रीट कर रहे तो वो इंटरनल, तो उसके लिए अभी जैसे टेंशन निकालना था तो आप क्या करते थे, इंडिविजुअल बॉडीज को लेते थे, वैसे ही अब हम क्या लेंगे इसमें, इंडिविजुअल एफबीडी लेंगे। तो यहाँ पर अभी हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, टेक एफबीडी ऑफ इंडिविजुअल ब्लॉक्स। ये रहा 5 kg, ये रहा आपका दूसरा ब्लॉक 10 kg। 5 kg पे कौन से डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, एक्स डायरेक्शन। कितना फोर्स है, अब मुझे बताओ सबसे पहले कौन मूव करेगा, 5 kg को। तो सबसे पहले रोका किसको जाएगा, 5 kg को। 5 kg को रोकने के लिए 10 kg फोर्स कौन सा डायरेक्शन लगाएगा, मोशन के अपोजिट, इन शॉर्ट तो अपोजिट डायरेक्शन में लगा फ्रिक्शन। तो ये रहा हमारा रिक्वायर्ड फ्रिक्शन, और ये भी कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है, 8 से, और ये भी कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है, 8 से। तो मुझे बताओ 10 kg, 5 kg ने जितना फोर्स लगा, 10 kg ने जितना फ्रिक्शन फोर्स लगाया 5 kg पे, उतना ही रिएक्शन फोर्स, उतना ही फ्रिक्शन फोर्स वापस से आएगा 5 kg की वजह से और 10 kg। एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। 10 ने 5 kg पे फ्रिक्शन फोर्स लगाया, उतना ही फ्रिक्शन फोर्स 5 kg भी 10 kg पे लगाएगा, लेकिन डायरेक्शन होगी अपोजिट। समझ में आ रहा है? तो ये एफबीडी पे हमने कौन से फोर्स दिखाए, वाई डायरेक्शन की मुझे जरूरत नहीं थी इसलिए दिखाए। और अगर आप चाहते हो कि भाई पूरा ही बना दिया है एफबीडी, क्लियर हो, कांटेक्ट की वजह से यहाँ आया नॉर्मल रिएक्शन N1, का वेट आ जाएगा नीचे की तरफ 5G, जितना नॉर्मल रिएक्शन उसने लगा उतना ही नॉर्मल रिएक्शन ये भी लगेगा, इसका वेट आएगा नीचे की तरफ 10G, और कांटेक्ट की वजह से ग्राउंड की नॉर्मल रिएक्शन 2, ये आ गई। अब कंप्लीट एफबीडी बन गई, बरोबर। चलो ये क्लियर हो गया। अब तुम्हें एफ रिक्वायर्ड निकालना है, क्या निकालना है तुम्हें, तो कौन सा ब्लॉक लेना पसंद करूंगे एफ रिक्वायर्ड के लिए, 5 kg, दोनों में से कोई भी लो, 5 kg लो या 10 kg लो, कोई भी इक्वेशन है। मान लो जैसे मैंने 10 kg वाला ब्लॉक लिया, तो इक्वेशन क्या बनी बताओ, मोशन की डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में कौन सा फोर्स दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है, और कोई फोर्स दिख रहा है क्या, सिर्फ कौन सा फोर्स दिख रहा है, मोशन के अपोजिट कोई फोर्स दिख रहा है, मोशन के अपोजिट कोई भी फोर्स नहीं दिख रहा है। मोशन के परपेंडिकुलर दिख रहे हैं, लेकिन उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है, एक्सेलरेशन, कॉमन एक्सेलरेशन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 10/6। तो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स कितना है। सिमिलर वे में आप चाहो तो सर मुझे 10 kg से नहीं निकालना, 5 kg से भी निकाल सकते हो, ये आपका कॉल है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। स्टेप 2 क्लियर है, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स निकल गया, मतलब कितना फ्रिक्शन फोर्स चाहिए कि ये दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर सके। अगर इससे इतना फ्रिक्शन फोर्स लग पाएगा तो ही वो साथ में मूव करेंगे, अगर नहीं लग पा रहा इतना फ्रिक्शन फोर्स तो वो साथ में मूव नहीं करेंगे। तो अब हमारे को ये चेक करना है कि रिक्वायरमेंट भली इतने की है, पर क्या इन दोनों ब्लॉक के बीच में लगने वाले फ्रिक्शन की उतनी औकात है कि वो इतना हो सकता है, या सुनो।
तो वो फ्रिक्शन फोर्स हमें फाइंड करना है। तो हम बेसिकली क्या फाइंड करेंगे, एफएस। भाई दो ब्लॉक के बीच में, दो सरफेस के बीच में मैक्स टू मैक्स लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स कौन सा है, एफएस मैक्स। अगर ये एफ रिक्वायर्ड एफएस मैक्स से ज्यादा हुआ तो दोनों ब्लॉक साथ में मूव नहीं। अगर ये एफ रिक्वायर्ड एफएस मैक्स से कम हुआ तो दोनों ब्लॉक साथ में मूव नहीं। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन? सर ये मिनिमम वैल्यू है, इससे ज्यादा ही होना चाहिए। इतनी रिक्वायरमेंट है, दोनों को साथ में मूव करवाने के लिए ये रिक्वायरमेंट है। अब आपको देखना है कि जो दोनों सरफेस के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स है वो इतना लग सकता है या उससे ज्यादा लग रहा है या उससे कम लग रहा है, वो अभी हमें चेक करना है। रिक्वायरमेंट इतनी, साथ में मूव कराने के लिए फ्रिक्शन फोर्स की रिक्वायरमेंट इतनी है, आपको इतना तो चाहिए ही चाहिए, इससे हाँ इससे कम नहीं चाहिए। क्लियर है? कम होगा तो नहीं मूव करेगा, सीधी सी बात। हाँ सर, अगर आप दो ब्लॉक साथ में है, ऐसा सेम आया, आपने एक का फ्रिक्शन ऐसा जा रहा है, दूसरे का आपने 10 kg ब्लॉक तो दोनों हाथ तो अपोजिट लगेगा ना फ्रिक्शन फोर्स। पर एक इस पे लगा रहा है फ्रिक्शन फोर्स, इसने इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगाया। एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना फ्रिक्शन फोर्स इसने 10 kg ने 5 kg पे लगाया, उतना ही 5 भी 10 पे लगाएगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। ठीक है? अब कौन सा पहले किस पे लग रहा है वो देखना है। पहले किसने लगाया था, 10 ने 5 पे लगाया, क्योंकि पहले मूव कौन कर रहा था, 5 इधर मूव कर रहा था, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स इधर आया। अब ये इधर 10 ने 5 पे इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगाया, तो उतना ही फ्रिक्शन फोर्स 5 भी 10 पे लगा रहा है इस डायरेक्शन, जैसे नॉर्मल रिएक्शन होता था हमारा। क्या तक क्लैरिटी आई है? अब हम बात करते हैं किस पे, स्टेप 3 पे। उस पे जाएंगे अभी हम। तो भाई अब हमें फाइंड करना है एफएस मैक्स, दोनों ब्लॉक के बीच में लगने वाला मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स। क्या निकालना है हमें मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, एफएस मैक्स, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन दी ब्लॉक्स। क्लियर है यहाँ तक? और वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा एफएस मैक्स? बरोबर है। अब यहाँ पे आपको पहले N1 निकालना पड़ेगा। N1 निकालने के लिए हम किस पे जाएंगे, इन दोनों ब्लॉक के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा, N1। N1 को आप 5 kg वाले ब्लॉक से देख सकते हो। फ्रॉम 5 kg ब्लॉक कौन सी डायरेक्शन में देखो, y डायरेक्शन में क्या ब्लॉक मूव करेंगे, क्या नेट फोर्स इन y डायरेक्शन क्या हुआ, अपवर्ड इक्वल टू अपवर्ड फोर्स क्या है, डाउनवर्ड फोर्स क्या है, m1 का वैल्यू 5 into g का वैल्यू 10, तो कितना आया ये 15, बरोबर। तो आपका एफएस मैक्स कितना होगा चेक कर लेते हैं। म्यूएस का वैल्यू आ रहा 0.4, क्या आ रहा है 50, कितना आ रहा है 20, और 100 बाई 3 भाई अभी तो साफ क्लियर कट दिख रहा है कि रिक्वायरमेंट जो है ज्यादा है, मतलब दोनों ब्लॉक साथ में मूव करने वाले नहीं है। तो इसके लिए मैं यहीं पे स्टेप 4 का लिख देता हूँ, कंडीशन में एक साथ में लिख रहा हूँ, इन जनरल बना रहा हूँ इसको मैं। स्टेप 4, अब आपने क्या क्या निकाल दिया, पहले आपने अज्यूम किया और कॉमन एक्सेलरेशन निकाला, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आपने क्या निकाला, एफ रिक्वायर्ड। तीसरा स्टेप आपने क्या निकाला, एफएस मैक्स। अब चौथा स्टेप क्या है, वो कंडीशन। अगर हमारा एफ रिक्वायर्ड कंडीशन में पहला कंडीशन, अगर एफ रिक्वायर्ड एफएस मैक्स से क्या है, कम है, तो इसका मतलब दोनों ब्लॉक या इवन इक्वल टू भी है, तो क्या होगा, बोथ ब्लॉक with common acceleration, बरोबर। बट अगर एफ रिक्वायर्ड ज्यादा हुआ एफएस मैक्स से,
इसका मतलब क्या है? both blocks will have different acceleration. अरे हाँ या ना? different acceleration. क्लियर है? और फ्रिक्शन फोर्स भी कितना लगेगा? अभी आपका F रिक्वायर्ड तो लग ही नहीं सकता है, F रिक्वायर्ड तो लग ही नहीं सकता है। इस केस में तो आपका हो गया दोनों ब्लॉक साथ में मूव करेंगे और फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल हो गया? F रिक्वायर्ड। फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू F रिक्वायर्ड हो गया। दोनों ब्लॉक के बीच में अगर आपसे पूछूं फ्रिक्शन कितना होगा तो आप बोलोगे सर F रिक्वायर्ड। दूसरे केस में बोल दिया भाई अगर रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स Fs मैक्स से ज्यादा है तो भाई रिक्वायरमेंट ज्यादा है, दोनों को साथ में मूव करवाने की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, लेकिन हम उतनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहे, मतलब हम साथ में मूव नहीं कर पा रहे, दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। अब एक सिंपल सी बात है, जो है आपको कहीं जाना है, अब आपको जाने के लिए रिक्वायरमेंट जो है 100 रुपीज की, लेकिन आपको मैक्स टू मैक्स कितने रुपए दे सकते हैं? 80। मैक्स टू मैक्स कितने रुपए दे सकते हैं? 80। किसी के साथ जाने के लिए आपको कितने चाहिए? 100 रुपीज चाहिए, और 100 रुपीज चाहिए तो आपको मैक्स टू मैक्स में कितने दे पा रहा हूँ? 80। तो क्या आप उसके साथ जा सकते हो क्या? ऑब्वियसली अलग अलग जाना पड़ेगा फिर, यस और नो। और आपके पास में अभी आपको मैं पूछूं आपके पास में पैसे कितने हैं तो आप क्या बोलोगे? 100 है या 80 है? 80। तो उस केस में आपका फ्रिक्शन फोर्स कितना हुआ? 80। अगर मान लो आपको किसी के साथ जाना है, आपको कितने चाहिए? 100 रुपीज, और मैं आपको जो है 120 रुपीज मैक्स टू मैक्स दे सकता हूँ। मैक्सिमम मेरे पास में कितना? 120। क्या आप उसके साथ जा पाओगे आराम से? और आप उसके साथ जाने के लिए आपको चाहिए कितना? 100। तो आप कितने रुपए दोगे उसको? 100। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो वहां पे भी वही हुआ, देखो दोनों अगर रिक्वायरमेंट जो है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से क्या थी? कम थी, तो दोनों लोग मजे से साथ में गए, और उसको फ्रिक्शन फोर्स भी कितना लगा? रिक्वायरमेंट जितना लगा। जैसे आपको उसके साथ जाना था तो पैसे कितने लगे? 100 रुपीज। क्लियर हो गया? चाहे आप 120 दे सकते थे, लेकिन आप 120 दोगे और उसको 100 रुपए दोगे। अभी आपको साथ में गरबा खेलना है, हमने 400 रुपए मांगे, आपने 400 दिए या 450 दिए? 350 दिए आपको, तो हम ले जाएंगे क्या? खुशी मैम के सामने कितना भी कूद जाओ, लोग 350 ले लो, ले जाएंगे क्या? साथ में जाना है तो कितने चाहिए? 400 इज द रिक्वायरमेंट। क्या है 400? कहने को तो आप करोड़ों रुपए दे सकते हो, लेकिन आपने क्या करोड़ों रुपए दिए? आपने रिक्वायरमेंट कितनी थी? 400, तो 400 ही दिए। तो जो 400 नहीं दे पा रहा है वो हमारे साथ तो रिक्वायरमेंट है कुछ मिला। तो आपको एफ रिक्वायर्ड को पकड़ना है। अगर आप एफएस मैक्स से रिक्वायरमेंट कम हुई तो साथ में आराम से मूव करना है, कोई दिक्कत नहीं है, और फ्रिक्शन फोर्स भी कितना होगा? एफ रिक्वायर्ड। अगर एफ रिक्वायर्ड से रिक्वायरमेंट ज्यादा है एफएस मैक्स से, तो भाई हम दोनों साथ में मूव करने वाले नहीं। उस केस में फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल होगा? फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू, अगर काइनेटिक गिवन है तो किसके इक्वल होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। नहीं गिवन है तो इफ म्यू के गिवन, क्लियर? और अगर नहीं गिवन है तो और एफएस में इफ म्यू के नॉट गिवन। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत की बात? क्योंकि अगर म्यूके नहीं दिया हुआ होता है तो हम म्यूके को किसके इक्वल लेते हैं? म्यूएस। तो आप चाहे तो वो किसके ऐसे लिख दो, म्यूके के किसके इक्वल हो गया? आपके मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन, और यहाँ पे आप नोट बना के लिख देना इफ म्यूके नॉट गिवन, तो म्यूके इक्वल टू क्या ले सकते हैं हम? म्यूएस। तो एफ के इक्वल टू क्या हो जाता है आपका? एफएस में। ठीक है? एफ के मतलब कौन सा फ्रिक्शन है? ये काइनेटिक, ये जनरल फ्रिक्शन तो भी अप्लाइड फोर्स के इक्वल। क्या पूछा?
applied force is equal. तो वो तो अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड करेगा ना। तो मैक्सिमम स्टैटिक से ज्यादा अप्लाइड तो हमारे ऊपर होता है कि नहीं होता है। जब फ्रिक्शन अप्लाइड के इक्वल है तो बॉडी मूव नहीं कर रही, अप्लाइड से ज्यादा है तो बॉडी मूव कर रही है। जो लीक पे रहो, जहाँ पे बात कर रहे हैं ना वही सोचे, वही समझो। उससे ज्यादा उल्टा सीधा दिमाग लगाते हो साइड में, वो तो साइड में रह जाता है, कुछ और ही सोचते बैठे। अप्लाइड का मतलब क्या, हम अप्लाई कर रहे हैं, तो जब ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल, अप्लाइड। सीधी बात है, लिखा तो है तीन कंडीशन। जब बॉडी मूव कर रही होगी तो अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा है। सिंपल सा तो लॉजिक है। लिखो ये पहले, इसके आगे अभी बाकी स्टेप 4 में अभी क्वेश्चन को कंप्लीट करना। सही से कॉपी करना, अभी रिसर्च मत करो, जो मैंने पढ़ाया है ना वो ध्यान दो। वो तो साइड में रह जाता है, खुद ही उल्टा सीधा कुछ सोचते रहते हो, और वो चीज जो समझाई है वो तो कुछ समझी नहीं जाती। जो समझाया उसको समझो कि क्या क्या मैंने बोला है, वो चीजें दिमाग में लाओ। जब तक वो चीज क्लियर नहीं होती जाएगी, इससे ज्यादा स्टेप्स कोई क्या लिखे बताओ, हर चीज तो लिखा है बोर्ड पे। और हाँ, और क्या करें। अब ये ना सोच के तुम कुछ और ही सोच रहे हो तो खुद ही नया क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हो, तो पहले ये तो समझ लो। और वो जो बोला है, अब कुछ कुछ चीजें देखो लिखी हुई है, सिंपल है। अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल कब होगा, जब बॉडी रेस्ट कर रही है। जब बॉडी मूव कर रही है तो अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा है, कोई बॉडी मूव करेगी।